नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? क्या चल रहा है? ऑल गुड? वेरी गुड इवनिंग बेटा। सब बढ़िया? राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया हो। हाँ, एंजॉय कर रहे हो अपना ये फेस प्रिपरेशन वाला? हाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिस्कस करें आज के सेशन को। आज क्या क्या कवर होने वाला है? व्हाट इज द एक्साइटमेंट अबाउट? हाँ, करें शुरू। तो बच्चे, आज के सेशन काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले तो इन तीनों को समझ लेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा हमारे दूसरे टॉपिक पर, जहां पे हम लोग ट्रिब्यूनल्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आर्टिकल 323 ए और बी को समझेंगे। और आखिरी में मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करने के लिए। मतलब वो जो चर्चा हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 294 से लेके अराउंड 300 तक हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ज्यादा हैवी सेशन नहीं होगा, काफी लाइट सेशन रहेगा, पर आपके सीखने के लिए बहुत कुछ होने वाला है आज। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होके बैठो, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना मैं जो भी आपको बात बताऊं, और नोट करते लेना जो भी आपको नोट करवाना मैं कोशिश करूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग समझेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और ये है आपका आर्टिकल 338। दिस इज आर्टिकल 338 ए एंड दिस इज आर्टिकल 338 बी। ठीक है, तो आज सबसे पहले इन तीनों ही कमीशंस को हमें समझना है। और देखो, सबसे बढ़िया पता है क्या है? ये तीनों ही आर्टिकल, बी इट आर्टिकल 338 ए, 338 बी और 338 ए और 338 बी, ये जो तीनों ही आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर ये शेड्यूल कास्ट्स की कमीशन, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का डिस्कशन है, इन सबको याद रखना, इन सबको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। रीजन बीइंग कि ये जो तीनों ही आर्टिकल्स हैं बेटा, ये वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, बिल्कुल शब्द बाई शब्द, कोई भी फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने इनमें से किसी भी एक आर्टिकल को समझ लिया, बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है कि शेड्यूल कास्ट की जगह शेड्यूल ट्राइब कर देना है या फिर शेड्यूल ट्राइब की जगह बैकवर्ड क्लासेस कर देना है। दैट्स इट। अदरवाइज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, चाहे इन कमीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, पावर्स की बात हो, कंपोजिशन की बात हो, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझेंगे कि हम इन 3 आर्टिकल्स को साथ में ही पढ़ रहे हैं। बस आपको क्या याद रखना है? आपको बस एक बात याद रखनी है कि जब बात आएगी शेड्यूल कास्ट्स की तो आर्टिकल 338, और जब आएगी बात शेड्यूल ट्राइब्स की तो आर्टिकल हो जाएगा 338 ए, और जब बात आएगी बैकवर्ड क्लासेस की तब हो जाएगा आर्टिकल 338 बी। बाकी जो अंदर का कंटेंट है, इट इज गोइंग टू बी द कॉमन, इट इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, तो तीनों को साथ में पढ़ेंगे, एक ही साथ समझते हुए कि क्या क्या बातें हैं जो तीनों के बारे में लागू होंगी। समझ गए हैं सब लोग? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, समझ में आ गया कि हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। करें शुरू। और नोट्स में भी इसी तरीके से लिखिएगा, नोट्स में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा है,
और जैसे मैं आगे लिखवाऊंगा, अलग अलग से मत लिखने की कोशिश करेगा, फालतू में 4 पन्ने क्यों भरेंगे अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो। ठीक है, एक ही बार लिख लो, बस ये आर्टिकल के नंबर याद रख लो कि अगर कास्ट की बात होगी तो कौन सा आर्टिकल है, ट्राइब की बात होगी तो कौन सा आर्टिकल है, और बैकवर्ड क्लास की बात होगी तो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, शुरू करूं? चल देखिए, सबसे पहली बात तो हमको याद रखनी है कि इन तीनों ही आर्टिकल्स के अंदर ये तीनों ही जो कमीशंस हैं वो स्थापित की गई हैं। अब आपको एक हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूं प्रावधानों में कूदने से पहले। देखो बच्चों, याद होगा आप लोगों को कि हम लोगों ने आर्टिकल 15 पढ़ा था, आर्टिकल 16 पढ़ा था। किसी को याद है क्या बातें हो रही थी आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में? फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन याद करो, हमने काफी लंबा समय निकाला था उसके ऊपर। हम लोग पढ़ रहे थे कि कहां कहां पर शेड्यूल्ड कास्टेस के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, मतलब रिजर्वेशन वगैरह की बात हो रही थी। याद करो, याद आ रहा है? तो उसी संबंध में दोस्तों इन 3 आर्टिकल्स के अंदर 3 कमीशंस बनाई गई है, एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इन कमीशंस का काम क्या है? इन कमीशंस का काम यह है कि अपनी कम्युनिटी के भले के लिए ये काम करती हैं, ये पॉलिसी बनाती हैं, सजेशंस देती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं कि कैसे शेड्यूल कास्ट का भला हो सके, शेड्यूल ट्राइब का भला हो सके, बैकवर्ड क्लासेस का भला हो सके। यही पूरा कॉन्टेक्स्ट है, यही पूरा पर्सपेक्टिव है इन तीनों ही आर्टिकल्स का। ठीक है, तो आर्टिकल 338 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट की कमीशन को। आर्टिकल 338 ए के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है शेड्यूल ट्राइब की कमीशन को, और आर्टिकल 338 बी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन। ठीक है, आगे बात समझ में? अब सुनना शुरू करिए। देखिए दोस्तों, ये जो कमीशंस होंगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, ट्राइब की हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस की हो, इनकी जो कंपोजिशन होगी उसमें सबसे पहले तो एक व्यक्ति होगा जिसको हम बुलाएंगे चेयरपर्सन। अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी सुनो। सबसे पहले एक व्यक्ति होगा जिसको हम क्या बुलाएंगे? चेयरपर्सन। तीनों में मैंने बताया ना, तीनों के बारे में हर बात सेम है, तो मैं बार बार अगर दोहराऊं भी ना तीनों में तो अपने आप समझ जाना। तो सबसे पहला तो एक व्यक्ति होगा चेयरपर्सन। दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति होगा वाइस चेयरपर्सन, ध्यान से सुनिएगा, वाइस चेयरपर्सन। और इसके अलावा 3 लोग और होंगे। तो एक हो गया चेयरपर्सन, एक हो गया वाइस चेयरपर्सन और उसके अलावा 3 लोग और। ये हो गई कंपोजिशन तीनों ही कमीशंस की। इसके अलावा जहां तक बात इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस की है कि किन कंडीशंस के अंदर ये काम करेंगे, और जहां तक इनके टर्म ऑफ ऑफिस की है, मतलब क्या ड्यूरेशन रहेगा इस चेयरपर्सन के पद का, वाइस चेयरपर्सन के पद का, या फिर बाकी के मेंबर्स के पद का, ये सब कौन डिसाइड करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। तो फटाफट से लिख लो, मैं कमीशंस लिखूंगा, जो शब्द यूज करूंगा कमीशंस, तो अपने आप समझ जाना कि मैं शेड्यूल कास्ट की कमीशन, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन की बात कर रहा हूं। द कमीशंस shall consist of chairperson, vice chairperson and 3 other members। ठीक है, ये तो हो गई कंपोजिशन की बात तीनों के बारे में। दूसरे नंबर पर दोस्तों, द कंडीशंस ऑफ सर्विस, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस shall be determined by the president।
तो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे कि क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होगी इस चेयरपर्सन की, इस वाइस चेयरपर्सन की और बाकी के मेंबर्स की, और इनका क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा, मतलब कितने समय तक के लिए ये लोग अपने पद पर बने रहेंगे। तो कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आओ तीसरे नंबर पर। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो बाकी के मेंबर्स हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, दी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन and other members of the commissions are appointed by किसके द्वारा? कौन करेगा अपॉइंट? बाय दी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब ही कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर रहे हैं और वही टर्म भी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये आसान हो जाएगा, प्रेसिडेंट को बस याद कर लो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी कमीशन की, मतलब क्या काम करेगी। पर उससे पहले एक छोटी सी बात और ये है, देखो दोस्तों, कोई भी कमीशन होती है ना, तो उसको कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जो भी जिम्मेदारियां दी हैं उनको पूरा करने के लिए। ये जो भी तीनों कमीशंस हैं, इन तीनों को ये लिबर्टी दी गई है भारतीय संविधान के अंदर, ये पावर दी गई है कि उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो खुद डिसाइड कर सकती है। मतलब उनके बारे में कोई प्रोसीजर पार्लियामेंट नहीं बनाएगा या प्रेसिडेंट साहब नहीं डिसाइड करेंगे। ये जो कमीशंस हैं ये अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं कि क्या वो प्रोसीजर फॉलो करेंगी अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख ही लो। These commissions have the power to determine their own procedure. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आओ आखिरी पे कि क्या क्या ड्यूटीज है, व्हाट आर दी ड्यूटीज। देखो सबसे पहली और सबसे बेसिक ड्यूटी जो है इन तीनों ही कमीशंस की, वो है कि ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उन सारे मुद्दों के बारे में जो मुद्दे शेड्यूल्ड कास्टेस या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड क्लासेस की सुरक्षा से संबंधित हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर या फिर किसी भी अन्य कानून के अंदर। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि वो जो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो जो सुरक्षाएं दी गई हैं, वो कितना इफेक्टिवली काम कर रही हैं। देखो हमारे भारतीय संविधान के अंदर नो डाउट काफी ऐसे प्रावधान हैं जो इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज के फायदे के लिए बनाए गए हैं, सीधी सी बात है। और केवल भारतीय संविधान नहीं, ऐसे कई सारे कानून भी हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर जो इन कम्युनिटीज के भले के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहला काम तो इन कमीशंस का यही होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट करते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं कि वो जो सेफ गार्ड्स हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं, वो सही में इन कम्युनिटीज को मिल पा रहे हैं या नहीं। दैट इज द वेरी फर्स्ट ड्यूटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं द ड्यूटीज ऑफ द कमीशंस इंक्लूड, इसमें सबसे पहली ड्यूटी क्या हो गई? टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर the
availability of the safeguards provided under Indian Constitution and other laws. ठीक है, ये सबसे पहली प्राइमरी ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन करना है, मॉनिटर करना है कि किस तरीके से वो जो सेफ गार्ड्स हैं वो अवेलेबल हो पा रहे हैं इन कम्युनिटीज को या नहीं. ठीक है, इसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारी है वो है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कमीशंस की, ये इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करती हैं कंप्लेंट्स के संबंध में जो कंप्लेंट्स इनके बारे में है कि कभी भी अगर इन कम्युनिटीज के जो अधिकार है वो इनसे छीन लिए गए थे तो देखो, मान लो कोई भी कंप्लेंट आई है जिसमें कोई भी एससी कम्युनिटी का व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं कि उनके अधिकारों को छीना गया है किसी के द्वारा, या फिर एसटी कम्युनिटी के व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, या फिर बैकवर्ड क्लासेस के व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, तो जो भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं इन कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा जो उनके डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स के बारे में, उन सभी के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वो सही था या गलत था, उसके बारे में क्या किया गया, ये सब भी इन्हीं कमीशंस की जिम्मेदारी है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा, टू कंडक्ट inquiries in relation to complaints. ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या जिम्मेदारी होती है कि जो कंप्लेंट से संबंधित जो कंप्लेंट्स हैं उनके संबंधित इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, किसी के भी प्रति बच्चे कंप्लेंट होनी चाहिए, फिर वो चाहे सरकार के विरुद्ध हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, कंपनी के विरुद्ध हो, फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अब तीसरी जो जिम्मेदारी है उसको सुनिए. इन कमीशंस की जिम्मेदारी है कि ये एडवाइस करते हैं. क्या एडवाइस करते हैं? प्लानिंग के प्रोसेस को, जो प्लानिंग का प्रोसेस इन्हीं कम्युनिटीज के, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज के भले के लिए है, इनके डेवलपमेंट के बारे में है. और इतना ही नहीं, केवल एडवाइस देना काम नहीं है इन कमीशंस का, ये इवैल्यूएट भी करते हैं कि वो जो सारे कदम उठाए गए हैं उनसे कितना बेटरमेंट हो पाया है, मतलब कितनी डेवलपमेंट एक्चुअल में हो पाई है. देखो, आप सभी लोगों को पता है कि जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, समय समय पर ऐसी नीतियां, पॉलिसीज, कानून बनाते रहते हैं जिनका टारगेट होता है कि ये जो शेड्यूल कास्टेस हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका भला हो सके. तो वहां पर इस जगह पर ये जो कमीशन है इनका बहुत बड़ा रोल होता है, और वो रोल ये है कि ये एडवाइस करते हैं सरकार को कि किस तरीके से कौन सी पॉलिसी बनाई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच पाए इन सारी कम्युनिटीज को. और इतना ही नहीं, एडवाइस देने के बाद जब वो पॉलिसी बन जाती है, जब वो लागू हो जाती है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इवेल्युएट करते हैं कि सच में उस पॉलिसी का फायदा उन टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं. ठीक है, क्लियर है? तो तीसरे नंबर पर एट द थर्ड सिनेरियो इसकी जिम्मेदारी होती है टू एडवाइस एंड इवैल्यूएट the framing and implementation of development plans. ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट प्लान बनेंगे उनके बारे में राय देना और उनकी प्रोग्रेस को, इंप्लीमेंटेशन को इवैल्यूएट करना. ठीक है, क्लियर है? क्या हर्षिता बेटा, कंप्लेंट फाइल करने की बात नहीं हो रही है. अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल हुई है किसी भी कानून के अंदर,
उसके बारे में ये जो हमारी कमीशन है देखती है कि क्यों कंप्लेंट फाइल हुई। यहाँ पे ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही कि कोई कंप्लेंट फाइल करेगा आके कमीशन के सामने। कोई कंप्लेंट किसी कानून के अंदर फाइल हुई है कहीं भी, उसको इवेल्युएट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा जितना बोला जाए उतना ही सुनो, ठीक है। अब देखो, अब आओ, क्या नाम है, चौथे नंबर पे कमीशन की, तीनों कमीशंस की जिम्मेदारी होती है कि प्रेसिडेंट के सामने हर साल, ये एमसीक्यू का सवाल है, हर साल प्रेसिडेंट के सामने वो अपनी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं दोस्तों। क्या फाइल करते हैं? अपनी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा ही होता है कि वो जो सारे सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, वो जो सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए हैं या नहीं, मतलब क्या प्रोग्रेस रही उन सारे डेवलपमेंट प्लान्स की, इसके बारे में रिपोर्ट फाइल की जाती है इन कमीशंस के द्वारा। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, these commissions are required to submit an annual report to the president in regard to the effectiveness of the safeguards provided। ठीक है, क्लियर है कि ये जो कमीशन है ये सबमिट करती हैं एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, किसके बारे में? वो जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे गए इन कम्युनिटीज को, उनको वो कितने इफेक्टिव रहे। हाँ बिल्कुल बेटा, जैसे बता रहे जैस्मिन बता रही है कि SC/ST एक्ट नाम का एक कानून है, उसके अंदर कंप्लेंट फाइल की जाती है। IPC के अंदर बेटा ऐसे बहुत प्रावधान है जहां पे कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो ऐसी कोई कंप्लेंट होगी ना, तो उसके बारे में कमीशन देखेगी कि वो क्यों फाइल हुई, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई। कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी ना बोलेंगे किसी को राइट थोड़ी ना देंगे कंप्लेंट फाइल करने का। ठीक है, हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट के सामने रिपोर्ट सबमिट होगी। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गई, चलो रिपोर्ट वगैरह सबमिट हो गई, वो सारी चीजें हो गई। कमीशंस की, इन तीनों ही कमीशंस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटा, और वो जिम्मेदारी ये है कि ये डायरेक्ट रिकमेंडेशंस देती हैं। किसको? सरकारों को। आपको बताया मैंने, यूनियन को भी जाती है रिकमेंडेशन, राज्यों को भी जाती है, और उनमें रिकमेंडेशंस में यही बोला जाता है कि क्या क्या कदम उठाने चाहिए हम लोगों को शेड्यूल कास्टेस के लोगों के भले के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के भले के लिए। तो इस सारी चीजों के संबंध में ये जो सारी रिकमेंडेशन दी जाएंगी, इनके बारे में भी रिपोर्ट दाखिल की जाती है हमारी कमीशन के द्वारा कि देखिए इस पूरे साल के अंदर these were the recommendations that we gave कि ये सारे कदम उठाने की हमको जरूरत है। तो यही जो ये वाली बात मैं बता रहा हूँ ना कि रिपोर्ट सबमिट होगी, तो इसके अंदर इस पॉइंट का भी ध्यान रखा जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है वो, पता है क्या होता है? जब रिपोर्ट सबमिट होती है ना कमीशन के द्वारा, तो कमीशन तो देखो कोई भी संस्था है वो ये कोशिश करती है कि उसके ऊपर कभी उंगली ना उठे। ठीक है, उसके ऊपर कोई सवाल ना उठे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो कमीशन बड़ी चालाकी दिखाती है। कमीशन पॉइंट बाय पॉइंट नोट करती है कि देखो ये वाला सिचुएशन था तो हमने ये रिकमेंडेशन दी थी यूनियन को, ये वाला सिचुएशन था हमने ये रिकमेंडेशन दी थी फलानी राज्य सरकार को, पॉइंट बाय पॉइंट। और उसके नीचे बताती है कि फिर उसके रिस्पॉन्स में यूनियन ने या फिर स्टेट ने क्या बोला, मतलब क्या किया, कोई कदम उठाया या नहीं उठाया। उससे क्या होता है, कमीशन का फायदा हो जाता है कि एक तो ये भी पता चल जाता है कि भाई रिकमेंडेशन दी गई थी,
और ये भी पता चल जाता है कि उस रिकमेंडेशन को यूनियन ने या स्टेट ने कितना सीरियसली लिया है। तो ये दोनों ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर हो जाते हैं इसी चीज के अंदर। तो हमारे जो एक्ट के अंदर डी और ई लिखा हुआ है ना, वो आप इसी में एक तरीके से इम्बाइब करके पढ़ लो कि ये जो रिपोर्ट आएगी इसके अंदर हम लोग वो सारे रिकमेंडेशंस के पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेंगे। और आखिरी में तो दोस्तों वही घिसी पिटी बात कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो इन कमीशंस को इन जिम्मेदारियों के अलावा बाकी और भी ड्यूटीज दे सकते हैं और भी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। तो 5वें पॉइंट में ऐसे लिख लो, द प्रेसिडेंट में impose other duties on these commissions। ये तो लगभग हर कमीशन के संबंध में ऐसी बात लिखी हुई है कि भले ही कुछ ड्यूटीज भारतीय संविधान के अंदर बता दी गई हैं, पर प्रेसिडेंट साहब को ये लिबर्टी दी है कि उनको कभी भी लगे कि इसके बारे में जिम्मेदारी कमीशन की होनी चाहिए, ये कोई मुद्दा है जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा है या शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा है या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी से जुड़ा है, तो उसके बारे में जो हमारा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब है वो कदम उठा सकते हैं और वो ड्यूटी उसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोगों को कि क्या क्या ड्यूटीज हैं? सबने नोट कर लिया ये 5 पॉइंट्स? आर यू ऑल क्लियर? हाँ बेटा बिल्कुल, स्टेट लेवल पे भी वर्क करता है, नेशनल लेवल पे भी वर्क करता है। चलो ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। अब ये जो सारी रिपोर्ट्स आती हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, ये तो कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, रिपोर्ट सबमिट कर दी प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने लेआउट करते हैं और उसके साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम लगाते हैं। और इस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में क्या लिखा जाता है कि वो जो यूनियन है या फिर वो जो स्टेट है उसने क्या कदम उठाए उन सारी रिकमेंडेशंस के बारे में, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए। ये बात हमने इलेक्शन कमीशन के संबंध में भी पढ़ी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में भी पढ़ी थी कि जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है ना प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको रख के थोड़ी ना बैठ जाएगा, प्रेसिडेंट उसको फर्दर फॉरवर्ड करेगा कहां पे, पार्लियामेंट के सामने, मतलब लेआउट करेगा लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने। और ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्ट एज इट इज चली जाएगी, उस रिपोर्ट के साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी जाएगा। उस एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में लिखा होगा कि किसी भी रिकमेंडेशन के बारे में क्या कदम उठाया गया और अगर नहीं उठाया गया तो क्यों नहीं उठाया गया। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो फ्रेश पॉइंट है वो ये है, द प्रेसिडेंट is required to present the annual report before the parliament along with an explanatory memorandum। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, एक बात और सुनिए, मान लीजिए कोई रिकमेंडेशन किसी राज्य को दी गई थी, कोई ऐसा मुद्दा है शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ, शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ या बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा हुआ, जिसमें कोई स्पेसिफिक राज्य कंसर्न्ड है। मान लो किसी राज्य में गलत हुआ है किसी शेड्यूल कास्ट के साथ, या फिर किसी राज्य में कोई पॉलिसी बनानी थी किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस वगैरह के लिए, तो अगर कोई भी राज्य स्पेशली इन्वॉल्व हो कभी भी किसी भी रिपोर्ट के संबंध में, तो याद रखिएगा उसी रिपोर्ट को वो जो राज्य की लेजिस्लेचर है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके सामने भी लेआउट किया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं किसके पास, गवर्नर के पास, और गवर्नर क्या करता है, उसको लेआउट करता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। और वही काम फिर से करता है कि जो मेमोरेंडम है, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है, उसके साथ लगाता है और उसमें बताता है कि वो जो राज्य है
उसने उन रिकमेंडेशन के संबंध में क्या कदम उठाए, और अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए। तो मतलब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे गवर्नर किसी राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिपोर्ट को पेश कर रहा हो, बस शर्त है कि उस रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली किसी राज्य का जिक्र है, किसी राज्य की बात। ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैसे नोट करोगे? इफ सच रिपोर्ट concerns any state, then a copy of such report is laid out before the state legislature, SL मतलब state legislature, by the governor, along with explanatory memorandum, ठीक है, क्लियर है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ लगाई जा सकती। मतलब रिपोर्ट के अंदर जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है बेटा, उसमें लिखा जाता है कि क्यों कदम नहीं उठाए गए। कोई किसी को बता नहीं रहा है, रिपोर्ट के साथ ये जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम लगाया हुआ है ना, इसमें लिखा है। और हर्ष का मेरे को सवाल नहीं समझ में आ रहा, हाउ डिड दे रिप्रेजेंटेड अनदर स्टेट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम? मतलब समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है। हाँ, वेरी गुड, गवर्नर लेआउट करता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, कमीशन, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन जब भी इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी मैटर के संबंध में, याद हो मैंने आपको बताया था कि वही बच्ची ने सवाल भी पूछा था, कंप्लेंट सर कैसे होगी। तो मान लीजिए कमीशन है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी भी मैटर के बारे में, कोई भी कंप्लेंट वगैरह के संबंध में, तो उसके पास वो सारी पावर्स होंगी, ध्यान से सुनिएगा, कमीशन के पास वो सारी पावर्स होंगी जो आमतौर पर एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करके बुला सकेगा, उसको ओथ वगैरह दिलवा सकेगा। कमीशन के पास ये भी पावर होगी कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर सकेगा। उसके पास ये भी पावर होगी कमीशन के पास कि वो एविडेंस को स्वीकार कर सकेगा एफिडेविट्स के आधार पर। कमीशन के पास ये भी पावर होगी कि उसे अगर किसी पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह की जरूरत है तो उसे मंगवा सकेगा किसी भी कोर्ट से या किसी भी ऑफिस वगैरह से। यहां तक कि कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो कमीशन वगैरह जारी कर सकेगा किसी भी विटनेस वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए। कमीशन का मतलब समझते हो? जैसे कोई भी विटनेस है जो कोर्ट के सामने नहीं आ सकता है या कमीशन के सामने नहीं आ सकता है, तो कमीशन क्या करेगा, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के घर जाएगा और वहां पे जाके उसका एग्जामिनेशन करेगा, मतलब उसकी जो गवाही है उसको रिकॉर्ड करेगा। तो कमीशन के पास भी ये पावर आ जाती है क्योंकि ये पावर सिविल कोर्ट के पास होती है। और इसके अलावा और भी कोई पावर दी जा सकती है प्रेसिडेंट साहब को, जो भी जरूरी लगे, जो भी उनको जरूरी लगे। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी कमीशन जब भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंडक्ट करता है, इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है इन सारी कम्युनिटीज के बारे में, तो उसके पास जो पावर्स होती हैं वो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। आप लोग सीपीसी वगैरह पढ़ रहे हो, उम्मीद है मेरी आप लोगों ने पढ़ लिया है या पढ़ रहे हो साथ के साथ। तो सिविल कोर्ट के पास सारी पावर्स होती हैं जो जरूरी होती हैं किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। जैसे कि किसी भी विटनेस को बुलाना, उसको मजबूर करना, उसको ओथ दिलवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को मंगवाना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर। किसी व्यक्ति का एग्जामिनेशन करवाना कमीशन वगैरह के माध्यम से, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर।
एविडेंस वगैरह स्वीकार करना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। तो ये जो दोस्तों सारी पावर्स हैं ये हमारी कमीशन के पास भी होती हैं जब वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट कर रही होती है। तो ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात, अभी ऑल क्लियर। चलो तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे? when these commissions conduct investigations and inquiries they have all the powers of the civil court। और कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, including the power to issue summons, commissions, और receive evidence। ठीक है, तो जब भी कमीशन अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है इन्वेस्टिगेशन करने की, इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करने की, तो दे हैव ऑल दीज पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। और उसके कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे सम्मन जारी करना, कमीशन जारी करना और एविडेंस वगैरह को प्राप्त करना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब आखिरी बात, छोटी सी बात, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कमीशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, अब हम बात करेंगे एक पॉइंट की जहां पर केंद्र के ऊपर और राज्य सरकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। यूनियन की मतलब केंद्र की और राज्य सरकारों की दोस्तों ये जिम्मेदारी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, जब भी वो कोई कानून या नियम बनाएंगे जिसका टारगेट, जिसके बेनिफिशियरीज शेड्यूल कास्टेज, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस होंगे, ऐसी कोई भी पॉलिसी, नियम या कानून बनाने से पहले उनको कंसल्ट करना ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, शैल लिखा हुआ है, मे नहीं लिखा हुआ है, बाउंड है, उनको कंसल्ट करना ही होगा इन कमीशन। ठीक है, इनको कंसल्ट करे बिना ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी पॉलिसी बनाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट नोट कर लो, द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर बाउंड टू, लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, आर बाउंड टू कंसल्ट these commissions before framing any policy concerning scheduled castes, scheduled tribes and backward classes। ठीक है, तो यूनियन और जो राज्य सरकारें हैं वो वाद्य हैं किसके लिए? कि वो कंसल्ट करेंगे। अब जो आखिरी जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में एक बात लिखी हुई है दोस्तों, अब वो बात लागू नहीं होती है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अंदर आप कहीं भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जिक्र पढ़ें तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट हो चुका है और जो भी बेनिफिट्स क्रिएट किए गए थे उसको हम लोगों ने हटा दिया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए।
तो उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल रेफर करना है शेड्यूल कास्टेस को, शेड्यूल ट्राइब्स को और बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, क्लियर है, आ गया बात समझ में? तो दोस्तों ये हम लोगों ने 3 कमीशंस की बात करी, द कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस, द कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड द कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी। ठीक है, यही सेम टू सेम सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब मुझे फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में, आर वी ऑल क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कमीशन में से तीनों में से किसी से भी अगर शॉर्ट नोट वगैरह पूछें, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ज्यादातर ये तैयारी आपके प्रीलिम्स के लिए है, आप आओगे तो कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा आज का डिस्कशन है, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इज ट्राइब्यूनल्स। तो फटाफट से आप लोग रिफर करो 2 आर्टिकल्स को, जो हैं आर्टिकल 328A 323A और आर्टिकल 323B। 323A जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, और 323B बात करता है अदर ट्रिब्यूनल्स की। तो फटाफट से अपने नोट्स में हेडिंग डाल लो नई। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, और जब हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, वी रिफर टू 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। ठीक है, आर्टिकल 323A को पहले पढ़ेंगे, जिसके अंदर बात हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। किसकी हुई है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। ठीक है, 323A। अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है ट्रिब्यूनल्स का। देखिए बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत सिंपल सा सिचुएशन है। देखो जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय पर ऐसा कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं था। हमारे भारतीय संविधान ने एक पूरा जुडिशियल सिस्टम बना के दिया था हमको, जहां पे जैसा हम लोगों ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का सिस्टम था। और दोस्तों क्या हुआ, जब समय के साथ हमारा देश आगे बढ़ा तो हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हर एक मुद्दे के बारे में जो हमारे कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं वो एक सही अथॉरिटी नहीं है। मतलब कॉम्पिटेंट तो वो हैं, ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, पर कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनके बारे में अगर हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को क्रिएट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसकी कई सारी वजह रही। अब देखो दोस्तों, कोई भी मान लो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अब कोई सिविल साइड का सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो दिन में 1000 तरीके के अलग अलग मैटर्स देखता है। अब उसके सामने कोई फैमिली केस आ जाएगा, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाएगा, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाएगा, कोई और पैसे लेके भाग गया होगा वैसा कोई डिस्प्यूट आ जाएगा। तो मतलब एक ही कोर्ट है, उसके पास कितने डिफरेंट वेराइटी ऑफ केसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा तो बच्चे, हम बोलते हैं ना कि एक्सपर्टीज में कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती ही है। इसलिए कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, और ट्रिब्यूनल कुछ नहीं है, कोर्ट ही है, कोर्ट की ही तरह काम करता है। कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे जो केवल एक ही तरह के केसेस देखेंगे, एक ही तरीके के केसेस देखेंगे, वो उनका काम ही होगा। जैसे आज के समय पे आप देखोगे कि कई सारे कानून हैं, जिन कानूनों के अंदर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर ग्रीन ट्राइब्यूनल बना रखा है। अब ये ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है कि जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं वो सारे जाते हैं ग्रीन ट्राइब्यूनल, किसी कोर्ट पे नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ग्रीन ट्राइब्यूनल पे जाएंगे। तो उससे फायदा क्या होता है? उससे दोस्तों फायदा ये होता है कि उनके पास एक तो एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है। अब एक ही जैसे मुद्दे अगर मैं रोज देखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ज्यादा अच्छे फैसले सुना पाऊंगा एक समय के बाद। इसी तरीके से मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ले लो, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम लोगों ने एक अलग सिस्टम बना रखा है
वहां पे कंज्यूमर कमीशन क्रिएट की रखी हैं। तो कंज्यूमर कमीशन क्या करती हैं, वो एक ही जैसे मुद्दों को रोज सुनती हैं। जहां पे कोई ना कोई कंज्यूमर शिकायत कर रहा होता है किसी सामान की जो उसने इस्तेमाल किया है, उससे क्या है, फिर से वही फायदा कि एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है, ज्यादा बेहतर डिसीजन आ रहे हैं और एक लिमिटेड समय के अंदर आ रहे हैं। देखो ये बहुत बड़ा फायदा है ट्रिब्यूनल बनाने का। किसी भी मुद्दे के बारे में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उससे आप समय बहुत बचा सकते हो। किसी भी ऐसे मुद्दे को नॉर्मल सिविल कोर्ट पे लेके जाओगे तो बुरे से बुरा आप ये मान के चलो 2 से 3 साल तो कहीं नहीं गए बेटा, खिंचते खिंचते 2-3 साल लग ही जाते हैं। इसलिए ट्रिब्यूनल्स आप क्रिएट कर दोगे, उसमें स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बता दोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई फैसला 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए। सो दैट वाज द थिंग कि सोचा गया कि हमको कुछ करना चाहिए एंड वी शुड क्रिएट ट्रिब्यूनल्स, जिसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया और हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 14A। ठीक है, पार्ट 14A, और ये किससे आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और ये चैप्टर ऐड हुआ जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी आप देख पा रहे हो ना 323A लिखा हुआ है, 323B लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, और 323A के अंदर पहली बार बनाया गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या है, ये कैसे मुद्दों को देखता है, उसको समझते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना सकती है और उस कानून के अंदर ये बोल सकती है कि कोई भी जो डिस्प्यूट्स है, जो भी मुद्दे हैं या जो भी शिकायतें हैं, मतलब जो भी कंप्लेंट्स हैं जो रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई हैं, मतलब नौकरी के लगने से जुड़ी हुई हैं, या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़ी हुई हैं, मतलब जिन कंडीशन में कोई व्यक्ति काम करेगा उनसे जुड़ी हुई हैं। किसके बारे में, ऐसी नौकरियों के बारे में जो सरकारी हैं, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, ऐसा अगर कोई भी कंप्लेंट होगा, उसके बारे में अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो कानून बना के स्थापित कर देगा क्या, ट्राइब्यूनल। क्या स्थापित कर देगा, ट्राइब्यूनल, जिसका काम क्या होगा कि उन मुद्दों को वो सेटल आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इतनी सारी सरकारी नौकरियां हैं, हम सभी ने पढ़ा, हमने कमीशन भी पढ़े, यूपीएससी पढ़ा, एसपीएससी पढ़ा, जेपीएससी पढ़ा, और उनके बारे में एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब पार्लियामेंट को एक बहुत महत्वपूर्ण पावर दे दी हमारे इस आर्टिकल ने कि पार्लियामेंट को अगर जरूरी लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस भार को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि कितने हजारों लाखों लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं सरकार के लिए, इतने हजारों करोड़ों डिस्प्यूट्स अराइज होंगे उन नौकरियों की वजह से कि उस भार को नहीं संभाल पाएंगे आम कोर्ट। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि कानून बना के स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जिनका काम होगा कि वो केवल ऐसे ही मुद्दों को एड्रेस करेंगे, ऐसे ही मुद्दों से डील करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, लाइट का फ्लक्चुएशन था। तो क्या करेंगे कि उनका काम होगा कि वो जो ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं, ऐसी जो परेशानी है, उनको वो एड्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, वही वाला फायदा जो मैं आपको बता रहा था कि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो जाएगी, एक सीमित समय के अंदर फैसला आ जाएगा और जो फैसले की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट को दोस्तों ये पावर दे दी गई। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक सब लोग क्लियर हैं। हाँ ये रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो, द पार्लियामेंट कैन बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल्स
constitute tribunals to deal with disputes relating to the recruitment or conditions of service, ठीक है। और किसकी रिक्रूटमेंट, किसकी कंडीशंस ऑफ सर्विस? पब्लिक सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां जो कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो उन डिस्प्यूट्स को डील करेंगे जो रिक्रूटमेंट, नौकरी लगने से जुड़े हुए हैं और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? नहीं बेटा ऐसे डराओ मत अर्चिता, सब कोई कुछ डिलीट नहीं होगा। चलो ये यहां तक पॉइंट क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सेम पेज पे हैं हम सभी लोग, बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि क्यों हम ट्रिब्यूनल बनाते हैं और क्या पार्लियामेंट को पावर दी गई है। ठीक है, अब बढ़ू नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब ये जो कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, इस कानून की जिसकी हमने बात करी, अब इस कानून के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए वो समझिए। देखो सबसे पहली बात जो होना जरूरी है वो ये है कि पार्लियामेंट के पास चॉइस है। पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि जो यूनियन की सर्विसेज हैं उनके बारे में अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकता है और जो राज्यों की सर्विसेज हैं उनके बारे में अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, काम बढ़ जाएगा और ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यूनियन के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूं, सच लॉ मे कंटेन, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा ना उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सच लॉ मे कंटेन, सबसे पहला डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स for the union and states, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं। और देखो जहां तक राज्यों की बात है तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट हर एक राज्य के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए, जैसे यूपी का अलग ट्राइब्यूनल, मध्य प्रदेश का अलग ट्राइब्यूनल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 राज्यों के लिए या 3 राज्यों के लिए कॉमन ट्रिब्यूनल बना दे। पर ये सारी जो है पावर किसके पास है दोस्तों? पार्लियामेंट के पास है। ये याद रखिएगा कि पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो कैसे कानून बनाएगा और कैसे एस्टेब्लिश करेगा इन ट्राइब्यूनल्स को। हर राज्य के लिए अलग बनाएगा या कुछ राज्यों के लिए कॉमन बनाएगा, दैट इज अप टू द पार्लियामेंट। ये पहली बात। अब दूसरी कॉमन सी चीज है, जब ऐसे कोई भी ट्राइब्यूनल बना दिए जाएंगे तो पार्लियामेंट क्या करेगा? कानून बनाकर बताएगा कि वो जो ट्राइब्यूनल है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है। जुरिस्डिक्शन मतलब कि किस क्षेत्र के ऊपर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, कैसे मुद्दे, कैसे मैटर्स को वो एड्रेस करेगा और उसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या पावर्स होंगी, वो भी कोर्ट, मतलब वो भी पार्लियामेंट ही बताएगा। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल। ठीक है, सच लॉ मस्ट also provide for the jurisdiction and authority of these tribunals, नोट करते चलना बेटा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, अगर नोट करते चलोगे तो आपका पूरा बना बनाया आंसर तैयार हो जाएगा, आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई भी जो कानून बनाया जाएगा उसके अंदर पार्लियामेंट ये भी बताएगा कि वो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा हमारे इन ट्राइब्यूनल्स को। अब जैसे हमारे आम कोर्ट है उनके बारे में तो देखो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो वो लग जाता है। तो इन ट्राइब्यूनल्स का क्या प्रोसीजर होगा वो भी पार्लियामेंट बताएगा। ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे एविडेंस स्वीकार किया जाएगा, क्या लिमिटेशन पीरियड रहेगी, वो सारी बातें भी नोट की जाएंगी। ठीक है, सच लॉ must also provide for the procedure to be followed, the procedure to be followed by the tribunals। ठीक है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो भी बताया जाएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू का सवाल है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम लोग ट्रिब्यूनल क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं कि उसके बारे में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्रिएट हो जाए, कोर्ट्स के ऊपर भार ना पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट जब ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश करेगा तो जो नॉर्मल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन बन रही थी ऐसे मैटर्स के ऊपर, वो उनसे छिन जाएगी, वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो पार्लियामेंट बाकी सारे कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन छीन सकता है ऐसे डिस्प्यूट्स के संबंध में जो रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़े हुए हैं। बस दोस्तों, एक कोर्ट की एक जुरिसडिक्शन नहीं छीनी जा सकती है, और वो कौन सी जुरिसडिक्शन है? कौन से कोर्ट की? हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन, जो वो एक्सरसाइज करता है आर्टिकल 136 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 136 के अंदर। कौन सी जुरिसडिक्शन है बेटा आर्टिकल 136 में? रिट है। क्या कर रहे हो यार, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा खत्म होने पे आ गया, 2 सेशन बचे हुए, रिट बता रहे हो 136 में। क्या करोगे? क्या करोगे? एसएलपी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? स्पेशल लीव पिटीशन। तो सारी जुरिसडिक्शन छीनी जा सकती हैं सारे कोर्ट्स की, बट एसएलपी की पावर नहीं छीनी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, पार्लियामेंट may exclude the jurisdiction of all courts, ठीक है, सारे कोर्ट्स की, except of the Supreme Court under आर्टिकल 136, अंडर आर्टिकल 136। इस जुरिसडिक्शन को छोड़ के बाकी सारी जुरिसडिक्शन को एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू आएगा अगर आया तो। ठीक है, अब एक और इसी से जुड़ी हुई बात, अब ट्राइब्यूनल तो बना रहे हैं ना हम लोग, पर ऐसे जो केसेस हैं जो पहले से चल रहे हैं कोर्ट्स के सामने, नॉर्मल कोर्ट्स के सामने, उनके बारे में क्या होगा? तो पार्लियामेंट जब कानून बनाएगा उसके अंदर ये बात भी लिखेगा कि वो जो सारे पेंडिंग केसेस हैं जो ऐसे डिस्प्यूट्स के संबंध में हैं, उन सबको ट्रांसफर किया जाएगा इन ट्राइब्यूनल्स के सामने, जो ये नए ट्राइब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लिख लो, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर the transfer of all cases pending to the newly constituted ट्रिब्यूनल्स। आगे बात समझ में कि जो पेंडिंग केस हैं अलग अलग कोर्ट्स के सामने चल रहे हैं, उन सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन ट्रिब्यूनल्स के सामने, जो भी केसेस उन डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है? चलो
अब एक रेफरेंस दिया हुआ है आर्टिकल 371D का। आर्टिकल 371D का बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं खड़े खड़े आपको बता रहा हूं दोस्तों। आर्टिकल 371D जो है वो बात करता है आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। अब इस आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3, जिसके अंदर ये पावर दी गई है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे ही डिस्प्यूट्स के बारे में। तो यहां पे बस इतना सा बोला गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो अगर कोई भी ऑर्डर जारी किया गया है आर्टिकल 371D के अंदर और कोई भी ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो उसको रिपील कर सकता है, उसको हटा सकता है। देखो, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो अच्छा है, नहीं समझ में आ रही है तो और भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है समझना कि आर्टिकल 371D क्या कहता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो सब क्या है। जो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, अगर वो समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो भूल जाओ कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा बस वही घिसी पिटी सी बातें कि जब कानून बनाएगा पार्लियामेंट तो जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में भी कानून बना सकता है। बस जो भी इन दिन को बोलते हैं ना सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स हैं, तो उनको भी प्रोवाइड कर सकता है। इसको भी नोट कर लो, पार्लियामेंट में also provide for supplemental incidental और consequential provisions। पता है ना इनका मतलब, समझाया था ना आप लोगों को क्या होता है, बताओ। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है, बताया था क्या होता है। कब बोलते हैं कि सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, कोई किसी को नहीं पता, समझाया है मैंने ये चीज, बताओ फटाफट से, कोई तो बच्चा बताएगा। क्या बताया था कि जब भी किसी मुद्दे के बारे में हम लोग कानून बनाने की पावर रखते हैं तो उस मुद्दे से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें होती है ना जो इधर उधर की, उनके बारे में भी कानून बनाया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइब्यूनल बना रहा हूं तो वो ट्राइब्यूनल कहाँ पे लोकेटेड होगा, उसमें कितने लोग होंगे, ये सब क्या है, ये सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल बातें हैं जिनके बारे में हम लोग कानून बना सकते हैं। बस, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब आखिरी बात पढ़ लेते हैं, दी वेरी लास्ट बात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। हाँ, और आखिरी बात ये लिखी है कि हमने ये जो पावर दी है पार्लियामेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने की, ये सर्वोप्रिय पावर है। सर्वोप्रिय पावर मतलब अगर कोई दूसरा कानून है जो कहता है कि ऐसा कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनेगा, या कल को अगर कोई ऐसा कानून बनाने लगे तो फर्क नहीं पड़ता। ट्राइब्यूनल के बनाने की जो पावर दी गई है इस आर्टिकल 323A के अंदर, ये पार्लियामेंट के पास है और हमेशा रहेगी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए, सब लोगों को समझ में आ गया। तो 2-3 पॉइंटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का डिस्कशन है आर्टिकल 323A के अंदर, और आर्टिकल 323A सिंपली कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो उन डिस्प्यूट्स को हैंडल आउट करेंगे जो रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़े हुए हैं पब्लिक सर्विसेज के बारे में। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स केंद्र के लेवल पे भी बनाए जा सकते हैं और राज्य के लेवल पे भी बनाए जा सकते हैं। और ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इन सब के बारे में सारे प्रावधान बनाएगा पार्लियामेंट जो पर जरूरी हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन की बात हो गई, अथॉरिटी की बात हो गई, पावर्स वगैरह की बात हो गई। ठीक है, आर वी ऑल क्लियर, सबको सब समझ में आ गया है। अभी तो बताया बेटा सर इनवर्ट्स का मतलब क्या होता है, अभी क्या बताया, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है ऐसे छोटे मोटे मुद्दे जिनके बारे में कानून बनाने की पावर अपने आप आ जाती है। जब आप किसी मेन मुद्दे पे कानून बनाते हो, तो आप ट्रिब्यूनल पे कानून बना रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पावर है ये इस बारे में कानून बनाने की कि वो ट्राइब्यूनल कहाँ पे बैठेगा, या उसकी कंपोजिशन कितनी होगी, या उसके जो फैसले होंगे वो कैसे लागू किए जाएंगे। ये सारे क्या है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। ठीक है, क्लियर है।
चल, इसी के साथ दोस्तों हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की कहानी खत्म हो गई है। अब ब्रेक चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगला जो हमारा पॉइंट है बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए समझना, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल समझ लिया है। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा आर्टिकल 323 बी, जिसके अंदर हम लोग अदर ट्रिब्यूनल्स को समझेंगे। ठीक है, तो ब्रेक ले लो, चलो कोई बात नहीं है, ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 5:05 हो रहा है मेरे फोन में, जैसे ही 5:10 होंगे वैसे ही हम लोग क्लास को रेज्यूम कर देंगे और फटाफट से इस आर्टिकल 323 बी को फिनिश ऑफ करेंगे। ठीक है, जाओ भागो, पानी वानी पी के आओ।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा। अरे पीपीटी पे जो लिखा है उसके बारे में परेशान मत हो, ये तो अपलोड हो ही जानी है, ठीक है, उसकी टेंशन मत, ठीक है। वैसे तो कोशिश करा करो कि इतनी राइटिंग स्पीड रहे कि साथ के साथ लिख लो, बाई चांस अगर कभी कोई छूट जाता है तो क्या टेंशन है, अपलोड हो जाता है, क्या इशू है। और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है ना, आप लोगों ने ये टेलीग्राम लिखा हुआ है, ये ज्वाइन कर लो। आज नहीं कल क्लास खत्म हो जाए तो कभी भी, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ऑलवेज अवेलेबल। हेडेक नहीं लेना, कहने का मतलब है टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, आराम से रिलैक्स रहो, कुछ सीखने को मिल रहा है सीख के जाओ। चल आ जाओ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 323 बी पे, जो बात करता है अदर ट्रिब्यूनल्स की। अब देखो, सबसे पहले आपको फर्क समझना पड़ेगा, अभी जो हमने डिस्कशन किया आर्टिकल 323 ए के अंदर और अब जो हम करने वाले हैं 323 बी के अंदर। देखो, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की स्पेसिफिकली, आर्टिकल 323 ए बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, और बहुत छोटा सा पर्सपेक्टिव है उसका कि वो ऐसे डिस्प्यूट्स होने चाहिए जो डिस्प्यूट्स रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, किसके बारे में, पब्लिक सर्विसेज के बारे में, बस उनके बारे में ट्राइब्यूनल बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 323 ए के अंदर। पर दोस्तों आर्टिकल 323 बी जो है ना, वो बहुत ब्रॉड है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, इट इज वेरी कॉम्प्रहेंसिव इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 323 ए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फर्क तो ये है कि इस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट के पास भी पावर है बेटा ट्राइब्यूनल बनाने की, जैसे कि 323 ए के अंदर थी, और साथ के साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना बेटा, राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, उनके पास भी पावर्स है ट्राइब्यूनल बनाने की। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही हो जाता है, तो इसको नोट कर लो। अंडर आर्टिकल 323 बी, not only the parliament, but the state legislatures also have the power to establish tribunals. ठीक है, पार्लियामेंट के साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके पास भी पावर है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि ये ट्राइब्यूनल बनाने की जो पावर दे रहे हो आप पार्लियामेंट को भी स्टेट लेजिस्लेचर को भी, ये किस बारे में है, किस बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि किस बारे में ट्राइब्यूनल बनाओगे। अब उनको नोट करना है आप लोगों को, क्योंकि आर्टिकल 323 बी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो यही है कि किस किस पॉइंट के ऊपर किस किस तरीके के डिस्प्यूट के बारे में ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने आपका स्टैट्यूट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है, तो मेरे साथ रीड आउट करते हुए चलो, ठीक है, और नोट भी करते हुए चलेंगे, पर रीड आउट करो। जैसे सबसे पहला जो मुद्दा हो सकता है वो हो सकता है टैक्स से रिलेटेड, नोट करते हुए चलेगा बच्चे। The tribunals may be constituted. The tribunals may be constituted concerning the following disputes. ठीक है, किस किस डिस्प्यूट्स के बारे में ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं, अब हम वो नोट करने वाले हैं। सबसे पहला है टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो टैक्स लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए तो कितना लगना चाहिए था, ऐसे जो भी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं दोस्तों, उसके बारे में ट्रिब्यूनल बनाने की पावर है। अब आप सभी लोग सोचोगे कि सर किसके पास है पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है या पार्लियामेंट के पास है, तो याद रखिएगा जिस टैक्स को लगाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है,
उसके बारे में ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। जिस टैक्स को लगाने की पावर केंद्र के पास है, यूनियन के पास है, उसके बारे में ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। ये कॉमन सेंस का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं बारी बारी से आपको सब्जेक्ट मैटर बताऊंगा ना कि इसके बारे में बनेगा ट्राइब्यूनल, इसको बारे में बनेगा ट्राइब्यूनल, तो अपने आप इतना लॉजिक लगा लेना कि जहां तक राज्य से जुड़े हुए मुद्दे होंगे वैसे उनके बारे में राज्य सरकार बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। केंद्र से जुड़े हुए होंगे जो ऐसे मुद्दे, उसके बारे में यूनियन बनाएगी ट्राइब्यूनल। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर हो सकता है क्या? टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। दूसरे नंबर पे जो मतलब जो तरीका हो सकता है वो होता है कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, कस्टम्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, जैसे कि फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्प्यूट, क्या मतलब अमाउंट होना चाहिए, क्या बैलेंस होना चाहिए, कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है, कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे जो भी मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों के बारे में जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, उन सब के बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। नोट करते चलना बच्चे साथ साथ। इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, तो जो भी मुद्दे हैं जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, लेबर से जुड़े हुए हैं, जैसे काफी कानून आपने सुने होंगे ना, सुने हैं? कोई बता सकता है लेबर से जुड़े हुए कौन कौन से कानून हैं? एक सुना होगा आपने वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, एक सुना होगा फैक्ट्रीज एक्ट, सुने हैं ये सब? एक सुना होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, सुने? ये सब लेबर लॉ का पार्ट है। हाँ, तो इन्हीं सारे जो लेबर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रीज रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, इनके बारे में भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है आर्टिकल 323 बी के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा मुद्दा हो सकता है वो होता है लैंड रिफॉर्म्स, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स, रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का आपको याद है मैंने मतलब बताया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट टू प्रॉपर्टी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्यों आर्टिकल 19(1)(f) को हटाया गया, व्हाट वाज द रीजन। याद है वो डिस्कशन हम लोगों ने किया था? सोचो, मैंने बताया था लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी हैं। याद आया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो जमीन है उसको बांटा जाता है समाज के बीच में। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का जो राइट है हमारे राज्य के पास, उससे संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो ऐसे किसी भी डिस्प्यूट के बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। अब लैंड रिफॉर्म से जो डिस्कशन है ना, वो हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 31A, 31B, 31C के अंदर। अब इनको पढ़ने मत बैठ जाना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 31C तो मैंने आपको पढ़ाया है, पर उनको मतलब बिल्कुल आप ये मत कोशिश कर रहे हैं PhD करने लगो। बस इतना समझ लो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसी से एक जुड़ा हुआ है पांचवा पॉइंट, वो बात करता है सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्प्यूट्स relating to ceiling, disputes relating to ceiling, CEILING। अब ये सीलिंग का मतलब पता है किसी को क्या होता है? एक तो सीलिंग होता है, हम छत को बोलते हैं कि छत को सीलिंग बोल रहे हैं। क्या होता है सीलिंग का मतलब बेटा? सीलिंग का मतलब होता है कि कई अलग अलग कानून के अंदर बेटा एक लिमिट लगाई जाती है। हाँ, वेरी गुड। एक लिमिट लगाई जाती है कि किस लिमिट तक कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। तो मैं कितनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी ओन कर सकता हूं, तो उसकी एक सीलिंग लिमिट है। मैं कितनी अर्बन प्रॉपर्टी का मतलब जो शहर में है प्रॉपर्टी, उसको होल्ड कर सकता हूं, उसकी भी एक सीलिंग लिमिट है। तो कभी भी अगर सीलिंग लिमिट से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, खासकर अर्बन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है।
ठीक है, सिंपल सी बात है, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक बहुत बढ़िया है, 6वें नंबर पे इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है आर्टिकल 323 बी के अंदर। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सीलिंग मतलब बेटा कितनी प्रॉपर्टी मैं होल्ड कर सकता हूं, वो लिमिट है, कितने बीघा मैं प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता हूं, उसकी एक लिमिट होती है, उसी को बोलते हैं सीलिंग लिमिट। ठीक है, चल अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांत हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है इस आर्टिकल 323 बी के अंदर। पर याद करो कल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था बच्चे, लास्ट आर्टिकल था हमारे डिस्कशन का, आर्टिकल 329, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है उनके पास पावर नहीं होगी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने की। और उसी आर्टिकल 329 के ही अंदर लिखा हुआ था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो, अगर पार्लियामेंट चाहे तो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जो ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करेगी। सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो कहने का मतलब है एक तरफ है आर्टिकल 329 ए जिसके अंदर पहले से ये बात लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसी अथॉरिटीज को बनाने की जो ऐसे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को एड्रेस करेंगे। अब दूसरी तरफ इस आर्टिकल 323 बी में भी इस बात को लिख दिया गया है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स के संबंध में आप ऐसा ट्राइब्यूनल बना सकते हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आर्टिकल 329 में और आर्टिकल 323 बी में, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? इसको ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं कि बच्चे वैसे तो जो प्राइमरी पावर है इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में अथॉरिटी बनाने की वो पार्लियामेंट की ही है और वो उस पावर को एक्सरसाइज करता है आर्टिकल 329 के ही अंदर। पर उसके अलावा अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ और कोई मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा, उसके अलावा अगर इलेक्शन से जुड़ा हुआ और कोई मुद्दा है जो आर्टिकल 323 329 के अंदर कवर नहीं हो पाया है, ऐसे किसी भी मुद्दे के बारे में आर्टिकल 323 बी के अंदर ट्राइब्यूनल बनाया जा सकेगा। अब मैं फिर से आपको ये बात बोलूंगा, अगर आपको ये बात समझ में आई तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आई तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस वो समझने वाली बात है। क्योंकि सेम बात 323 बी में भी लिखी है और सेम बात 329 में भी लिखी है, तो कैसे बैलेंस करें? प्राइमरी पावर 329 के अंदर है, पर उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है जो 329 के अंदर कवर नहीं हो रहा है और वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो वो कवर हो जाएगा आर्टिकल 323 बी के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में? अभी ऑल क्लियर? ठीक है, इसके अलावा देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे फूड स्टफ से जुड़ा हुआ, देखो एक हमारे यहाँ कुछ कानून चलते हैं जिस कानून को हम बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। सुना है आप लोगों ने? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। नहीं बेटा, कोई लिस्ट नहीं है, सब इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट मैटर है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ बच्चे, एक कानून होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सुना है? क्या होता है उस कानून के अंदर? क्या होता है उस कानून के अंदर? उस कानून के अंदर कुछ ऐसे कमोडिटीज को, मतलब कुछ ऐसी चीजों को स्पेसिफाई किया जाता है जिनके संबंध में कानून के पास, मतलब पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं कि वो सामान कितना बिकेगा मार्केट में, ठीक है, कितने प्राइस पे बिकेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन कि किसी सामान के बारे में कानून बनाया जाएगा, उसकी कंडीशंस ऑफ सेल के बारे में, परचेस के बारे में, ये सब होता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे किसी सामान के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जैसे ऑयल सीड्स वगैरह हो गई, एडिबल ऑयल्स वगैरह हो गए, इनके बारे में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो ऐसे डिस्प्यूट्स को भी कैसे निपटाया जाएगा उसके बारे में ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि इसके अलावा वो और भी एसेंशियल गुड्स को बता सकता है कि इन गुड्स के बारे में भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो तो उनके बारे में भी ट्राइब्यूनल बना देना। ठीक है, तो ये सब पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो जितने भी, ऐसे लिख दे रहा हूं, एसेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उनके बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। डिस्प्यूट्स relating to essential commodities ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर लो। अब इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, रेंट, टेनेंसी, अगर ऐसे मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, किराएदारी वगैरह से आपने सुने होंगे कानूनों के नाम, रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसे कानून सुने हैं। जो कानून, किनका काम क्या होता है? टेनेंसी को रेगुलेट करते हैं, कौन लैंडलॉर्ड होगा, कौन टेनेंट होगा, क्या कंडीशंस होंगी। अगर कोई भी डिस्प्यूट इन मुद्दों से जुड़ा हुआ अराइज होता है उसके बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। डिस्प्यूट्स relating to rent, tenancy, etc. रेंट, टेनेंसी, etc. ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा अगर कोई भी अपराध के बारे में आपको ट्राइब्यूनल बनाना है, जैसे कोई भी अपराध हो रहा है इनमें से किसी भी मुद्दे के बारे में, जैसे इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, एसेंशियल कमोडिटी से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, रेंट या टेनेंसी से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, कस्टम से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, टैक्स से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, लेबर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है, सीलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध हो रहा है, मतलब ये जो हमने सारे सब्जेक्ट मैटर्स अभी तक पढ़े जिनके बारे में ट्रिब्यूनल्स बनाया जा सकता था, अगर उनमें से किसी के भी बारे में अपराध हो रहा है तो उन ऑफेंसेस के बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव डिस्प्यूट्स, अबव मतलब जो इससे पहले हम लोगों ने अभी कवर किए, एनी ऑफ द अबव डिस्प्यूट्स, तो ऐसे अपराधों के बारे में क्या किया जाएगा उसके बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं आखिरी बात, वही इंसिडेंटल वगैरह वाली बात। तो कोई भी मुद्दा है जो इंसिडेंटल है, याद करो फिर से वही सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल, आपको लगभग हर जगह दिखेगी ये वाली बात। तो ऐसी कोई भी बात है जो सप्लीमेंटल है, इंसिडेंटल है, कॉन्सिक्वेंशियल है, उनके संबंध में भी हम लोग ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। ऑल डिस्प्यूट्स which are supplemental और incidental, जो भी सब्जेक्ट मैटर हमने डिस्कस किए उनसे जुड़े हुए जो डिस्प्यूट्स हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में भी ट्राइब्यूनल बनाया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो दोस्तों ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इन सब के बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। टैक्स से जुड़ा हुआ, कस्टम से जुड़ा हुआ, लेबर से जुड़ा हुआ, रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, सीलिंग से जुड़ा हुआ, इलेक्शन से जुड़ा हुआ, एसेंशियल कमोडिटी से जुड़ा हुआ, रेंट से जुड़ा हुआ, अपराधों से जुड़ा हुआ इनमें से किसी के भी बारे में, सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल मैटर से जुड़ा हुआ इनमें से किसी के भी बारे में ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मेरे को एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, आर वी ऑल क्लियर सो फार? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है? क्योंकि लगभग हम लोगों ने ये जो आर्टिकल 323 का बी है आधे से ज्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ऐसा कोई भी जो कानून बनाया जाएगा, जो हम कानून बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी जिसके अंदर ऐसा ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगी, उस कानून के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उसको नोट कर लो। एनी सच लॉ
मे कंटेन, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे कि कानून जो बनाया जाएगा वही जो हम आर्टिकल 323A के अंदर भी किए थे ना, कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो उसके अंदर क्या बातें होनी चाहिए, वैसे ही तो यहां पर अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से कोई भी कानून बना रही है तो उसमें क्या पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसे नोट करो फटाफट से। सबसे पहला, कोई भी जो कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसमें हायरार्की बतानी पड़ेगी। जैसे कई बार क्या होता है ना कि किसी भी मुद्दे के बारे में आप ट्राइब्यूनल बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि एक ही ट्राइब्यूनल बनाओ, आप हायरार्की बनाते हो कि सबसे पहले कंप्लेंट किसके पास जाएगी, फिर वहां से अपील होगी तो किसके पास जाएगी, फिर वहां से अपील होगी तो किसके पास जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ले लो, तो वहां पे क्या हायरार्की बताई गई है कि सबसे पहले आप जाओगे किसके पास, क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन फैसला सुनाएगा, उसके खिलाफ आप जाओगे किसके पास, स्टेट कमीशन के पास, फिर स्टेट कमीशन के पास से फैसला आ जाएगा, फिर आप कहां जा सकते हो, नेशनल कमीशन के पास। तो ये जो हायरार्की होती है ये आपको बतानी पड़ती है कानून के अंदर कि क्या हायरार्की रहेगी ट्राइब्यूनल्स के। तो सबसे पहले बताना होगा आपको कानून के अंदर क्या, हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स, हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स, सबसे पहली चीज। ठीक है, दूसरे नंबर पे वही रिपीट है, सारा रिपीट है, वही 323A वाला, जुरिस्डिक्शन बतानी पड़ेगी, पावर्स बतानी पड़ेगी, अथॉरिटी बतानी पड़ेगी। जुरिस्डिक्शन, jurisdiction, powers and authority of these tribunals, ठीक है, क्या jurisdiction रहेगा, क्या उनके पास ताकतें होंगी, क्या उनके पास अथॉरिटी होगी, वो स्पेसिफाई करना होगा आपको लॉ के अंदर। इसके अलावा वही तीसरे नंबर पे आपको बताना पड़ेगा प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, ये भी बताना पड़ेगा क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा इन ट्राइब्यूनल्स को। इसके अलावा वही वाली बात कि हमारा ये जो लॉ होगा ये एक्सक्लूड कर सकता है सारे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को, बस सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर सकता, आर्टिकल 136 के अंदर। एक्सक्लूड jurisdiction of all courts except the Supreme Court under आर्टिकल 136। तो इस कानून के अंदर बाकी सारे कोर्टों की जुरिस्डिक्शन हमको एक्सक्लूड करनी होगी। इसके बाद क्या, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ ऑल पेंडिंग केसेस, ट्रांसफर ऑफ ऑल पेंडिंग केसेस टू दीज ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, कि कैसे केस सारे ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आखिरी में वही सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, सप्लीमेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल मैटर्स। तो जो भी जुड़े हुए मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उनके बारे में भी आपको कानून के अंदर प्रावधान बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपके कानून के अंदर होना चाहिए। हायरार्की होनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन, पावर और अथॉरिटी बताना चाहिए, प्रोसीजर बताना चाहिए, बाकी कोर्टों का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आर्टिकल 136 के अंदर जो पेंडिंग केसेस है उनको ट्रांसफर करने के बारे में बताना चाहिए, और इसके अलावा जो भी सप्लीमेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल मैटर्स हैं, मतलब जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनके बारे में नियम बनाना जरूरी है, वो सब भी लिखे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोगों को समझ में आ गया आर्टिकल 323B भी, और वो भी हो गया समाप्त। ठीक है, पर याद रखना यहाँ पे
एक सबसे बड़ा फर्क मत भूल जाना आप लोग, आर्टिकल 323A और बी में, यहाँ पे पार्लियामेंट भी हो सकता है कानून बनाए और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है कानून बनाए, तो दोनों के लिए स्पेस क्रिएट करना है हम लोगों को, ठीक है। चलो अब मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग, अभी ऑल क्लियर, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं है सभी लोगों को, समझ में आ गया ट्रिब्यूनल्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या होता है, अदर पर्पसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, क्लियर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आगे नहीं पढ़ाने दोगे क्या, ऐसा कोई मन बना के बैठे हो कि पढ़ा दूं? चलें थोड़ा सा आगे पढ़ लें बेटा, अभी 10 मिनट हैं, क्यों खराब करने हैं 10 मिनट, पढ़ लो। हाँ ऐसा मत करो, नो नो क्यों लिख रहे हो? आज कितनी तारीख हो गई, आज 29 है ना, अब हमारे पास 30 तो 31 2 दिन है, और हमारे को वैसे तो हो गया आपका लगभग। देखो अब हम लोग कल का, चलो कल का प्लान तो सुन लो, कल का प्लान तो सुन लो। हाँ देखो कल सबसे पहले हम लोग जब आएंगे तो हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वाली बात, मतलब आर्टिकल 294 से लेके 300 तक, और पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल्स वो है कम इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको कवर करना है, फिर हम लोग कवर करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आर्टिकल 300A को देखेंगे फटाफट से, छोटी सी बात है तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगने वाला इस चीज के अंदर। फिर दोस्तों हम लोगों को आना है ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे, तो कल ऑफिशियल लैंग्वेजेस को टॉपिक को जरूर खत्म करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कल का हमारा प्लान रहेगा कि हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 294 से 300 सबसे पहले, फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 300A, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 349 तक, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, और जो हमारी परसों की क्लास होगी, जो हमारी लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस, ठीक है। तो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक की चर्चा रहेगी, और उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है आर्टिकल 368 जिसके अंदर अमेंडमेंट की बात करी गई है, उसको समझा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोगों ने जो भी कुछ डिस्कस किया, आर वी ऑल क्लियर? अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है, समझा है, सब समझ में आया? ये तो बच्चे इन टॉपिक्स पे केस लॉज नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स वगैरह में इन सब में केस लॉज की नई स्पेस होती है, हम लोग केस लॉ पढ़ेंगे अब जब आएगा टॉपिक हमारा इमरजेंसी का, इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, और फिर हम लोग केस लॉ पढ़ेंगे अमेंडमेंट वाले टॉपिक पे, अमेंडमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ठीक है। तो वहां पे केस लॉज का अच्छा पर्सपेक्टिव आएगा। ये जो सारे टॉपिक्स है ना ट्रिब्यूनल्स वगैरह, ये तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एमसीक्यूज वगैरह में अगर बाई चांस पूछ लें तो, मेंस में तो ये मान के चलिए इनके ना के ही बराबर चांसेस होते हैं, और आया तो एम्स वो आएगा शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट में क्या 2 पैरा लिखना है, 2.5 पैरा लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इतने पॉइंट्स बना देते हैं, ये लिखना ही पूरा बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप एक काम जरूर करना बेटा, सभी लोग करना, कि जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं ना ओवर दी पीरियड, जिन बच्चों ने शुरू से क्लास ली है अभी तक, ये जरूर देख लेना कि वो जो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं, एक तो वो समझ में आ रहे हों आप सभी लोगों को, और जो खासकर मेंस के लिए रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से देख लेना कि वो जो चीजें हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अपनी लैंग्वेज में या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद हमारे सेशंस के खत्म होने के बाद सबसे बड़ा रोल इसी बात का होगा, और उम्मीद है जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मान लीजिए आपके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एक बार जब सेशंस खत्म हो जाएं तो रिवाइज भी करना अच्छे से,
और कोशिश करना कि हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। कोशिश करो कि आज 1 पेज लिख रहे हो तो कल 2 पेज लिखो, कल 2 लिख रहे हो तो परसों 3 लिखो, ठीक है। और अदरवाइज ऑल्सो कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, अदरवाइज कोई चीज समझ में ना आए तो टेलीग्राम चैनल है, इस पे कनेक्ट करो, अपना क्वेश्चन डालो, ठीक है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत हो रही है, जस्ट पुट आउट योर क्वेश्चन। अभी तो प्री का एग्जाम है बेटा, आरजेएस का, एक प्री दे लो, प्री अच्छा हो जाए फिर हम लोग फोकस करेंगे मेंस पर, ठीक है। अब आ गया ना, बिल्कुल सर पे आ गया प्री, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ फ्राइडे लास्ट क्लास है, फ्राइडे 31 है ना, एक बार मेरे को कैलेंडर चेक करने दो। आज क्या है, वेनसडे है, हाँ फ्राइडे इज द लास्ट क्लास, 31 है, तो हमारा खत्म हो जाएगा मामला। बाकी बताओ कैसा रहा। थैंक यू बेटा हर्षिता, थैंक यू। वैसे ओवरऑल बताओ क्या रहा, समझ में आई चीजें? थोड़ा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कॉन्फिडेंस बन रहा है, कुछ पूछते हैं कुछ पढ़ते हैं तो समझ में आता है, मजा आता है, मतलब लगता है कि हाँ ये पॉइंट मेरे को पता है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजा आया, मतलब हम मेरे को तो बहुत मजा आया। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत फ्रैंक में रहता हूँ बच्चों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने में मेरे को खुद बहुत मजा आता है, और आप भी मेरे को काफी अच्छी ऑडियंस लगी, काफी अच्छी ऑडियंस लगी कि वो चीजें को समझ पा रही थी, फॉलो भी कर पा रही थी। तो उम्मीद है कि आपका भी एक्सपीरियंस सेम ही रहा होगा, आप लोगों ने भी काफी चीजों को सीखा होगा, समझा होगा, ठीक है। और आगे भी आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि भले ही हमारी जर्नी खत्म हो जाए, पर ऐसा मत सोचना, कभी हिचकिचाना मत। कभी भी बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी भी अगर कोई भी इशू आए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर कनेक्ट करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बच्चे, इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अब आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी, और कल जैसा मैंने आपको बताया उस एजेंडा को कवर करके फिर परसों परसों आना, बिल्कुल एकदम दिमाग फ्रेश करके। बहुत बढ़िया टॉपिक है दोनों ही, इमरजेंसी का भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, अमेंडमेंट का भी बहुत बढ़िया टॉपिक, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा ऑफलाइन क्लास जैसा लगा सच में चलो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अभी बेटा पता नहीं है, अभी मेरे को नेक्स्ट सब्जेक्ट अलॉट नहीं हुआ है, पर कोई ना कोई तो होगा ऑब्वियसली। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी हम लोग कुछ पढ़ रहे होंगे, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे साथ में। और मैं तो चाहता हूँ, मेरे को तो आप लोग काफी पसंद हो, तो कोई बढ़िया सब्जेक्ट मिलेगा तो आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा, हर सब्जेक्ट का अपना खास बात है। चल थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, आई सी यू टुमारो। मेरे को अभी 2 मिनट वेट करना होगा बेटा, अभी 43 है, 45 पे मैं करूंगा साइन आउट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चों के तो मुझे नाम भी याद हो गए आप सभी लोगों में से, कुछ बच्चों के नहीं, इनफैक्ट काफी बच्चों के मेरे को नाम भी याद हो गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रंजय अब बेटा कौन सा सब्जेक्ट अलॉट होगा वो मेरे हाथ में नहीं है पर जो भी अलॉट होगा मजा आएगा, टेंशन ना लो। जो भी अलॉट होगा उसको इतना इंटरेस्टिंग बना के समझेंगे कि जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है जब आप सभी लोगों की तरफ से प्यार मिलता है। हमारी देखो किसी भी टीचर की लाइफ में यही कोशिश रहती है कि वो जो पढ़ा रहा है बच्चे को समझ में आए। हर एक टीचर, बच्चे देखो हर एक टीचर की अलग कॉम्पिटेंस होती है, मैं मानता हूँ सब बराबर नहीं होते हैं, पर हर एक टीचर सोच के तो यही आता है कि वो जो पढ़ाए बच्चे को समझ में आए। सर एक ऐसे टॉपिक बता देना, अच्छा हाँ मनीला बेटा कनेक्टेड रहो, जब एग्जाम में बैठोगे कभी मेंस लिखने जा रहे होगे तब मुझसे कनेक्ट करना 10-15 दिन पहले, तब मैं आपको गाइड कर दूंगा कि मेंस में क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हो जिससे बेटर हो आपके लिए। अच्छा प्रोजेक्ट था फिर तो आपको काफी पता होगा पहले से इमरजेंसी के बारे में।
हाँ नाम याद है बेटा, नाम याद है, सबका याद है। चलो बेटा टाइम हो गया है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी और कल हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। बाय बाय, सी यू टुमारो।